हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ पोयम ट्रीज को, जिसे लिखा है एमिली डिकिंसन ने। एमिली डिकिंसन अमेरिकन पोइटेस थी और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उनकी लाइफ टाइम में उनकी 1789 पोयम्स थी जो कि पब्लिश हुई थी। सॉरी, उन्होंने 1789 पोयम्स लिखी थी और इनमें से केवल 10 या 11 पोयम्स ऐसी थी जो कि उनके लाइफ टाइम में पब्लिश हुई। खास एक और बात जो ध्यान रखनी है कि उनकी 500 कविताएं उन्होंने डेथ को डिवोट करके लिखी है, या मेन सब्जेक्ट उनका डेथ रहा है, जिसके कारण उन्हें कई लोग पैसिमिस्टिक पोइटेस में काउंट करते हैं। ये जो पोयम है हमारे कोर्स में, इस पोयम के अंदर वो पेड़ों की खूबसूरती को बता रही है। खास बात एमिली डिकिंसन की जो है वो ये कि वो छोटे मोटे लाइफ के डे टू डे इंसिडेंट्स को एक खूबसूरत कविता के माध्यम से लिखती है। उनके अधिकांश कविताओं के उन्होंने टाइटल नहीं दिए हैं, तो अक्सर कर उनकी कविता की पहली लाइन को ही पोयम का टाइटल दे दिया जाता है। यानी कि इस पोयम में भी द ट्रीज जो है, द ट्रीज लाइक टेजल्स हिट एंड स्वंग, जो पहली लाइन है उस लाइन को ही कई जगह पर टाइटल के तौर पर यूज किया गया है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं पोयम को। द ट्रीज लाइक टेजल्स हिट, पेड़, टेजल्स वो जो फुंदे लटके हुए होते हैं साड़ियों चुन्नियों वगैरह में, उनसे है कि जैसे वो फुंदे आपस में टकराते हैं ना हवा में लहरा करके, वैसे ही पेड़ क्या कर रहे हैं, लाइक टेजल्स हिट एंड स्वंग। हिट यानी आपस में टकराना और स्वंग यानी लहराना। आपस में टकरा रहे हैं, लहरा रहे हैं ये पेड़। देयर सीम्ड टू राइज अ ट्यून, ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई ट्यून उत्पन्न हो रही है। देयर सीम्ड, सीम्ड यानी लगना, प्रतीत होना, ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई ट्यून उत्पन्न हो रही है। फ्रॉम मिनिएचर क्रीचर्स, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, जो छोटे छोटे प्राणी इस पेड़ पर रहते हैं ना, उनके वहां से। यानी कि पेड़ पर जो भी छोटे छोटे जीव हैं, वो जीव एक ट्यून उत्पन्न कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। मिनिएचर क्रीचर, चिड़िया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इन सबको रेफर कर रहा है यहाँ पर। मिनिएचर क्रीचर से पोइट का मतलब है वो छोटे छोटे प्राणी जो कि उस पेड़ पर रहते हैं। एक्कम्पनिंग द सन, वो छोटे छोटे प्राणी हैं जो कि सूरज के साथ ही गतिशील हो जाते हैं। सूरज उदय होने के साथ एक्टिव, सूरज अस्त होने के साथ अपने घरों में शांति से जो प्राणी बैठ जाते हैं, वो छोटे छोटे प्राणी यानी कि सूरज के साथ अपनी गतिविधियों को शुरू कर देते हैं। फार सॉल्ट्रीज ऑफ समर, यहाँ सॉल्ट्रीज का मीनिंग है म्यूजिशियंस, संगीतकार। ये वास्तव में क्या है, संगीतकार हैं गर्मी के मौसम के। फार सॉल्ट्रीज ऑफ समर, ये गर्मी के मौसम के संगीतकार हैं। कौन, ये जो पक्षी हैं। इनेमरिंग द ईयर, जो कि कानों को क्या करते हैं, आनंदित करते हैं। इनेमरिंग यानी रंगत से भरना, आनंदित करना, रस का आनंद देना। तो ये जो संगीतकार हैं, कौन से संगीतकार, जो छोटे छोटे प्राणी उस पेड़ के अंदर रह रहे हैं, वो क्या है, कानों को आनंदित कर देते हैं। दे नेवर यट डिड सेटिस्फाई, और ऐसा लगता है जैसे तो थकते ही नहीं है गा गा करके, संतुष्ट ही नहीं होते हैं। दे नेवर यट डिड सेटिस्फाई, जैसे तो ये प्राणी संतुष्ट ही नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, ये संतुष्ट ही नहीं होते तो गाते रहते हैं। रिमोटेस्ट, जितना दूर होते हैं, वाइल व्हेन मोस्ट फेयर, उतने ही प्यारे लगते हैं। यानी कि दूर से भी इनकी आवाज आ रही है तो बड़े प्यारे लगते हैं। द सन, और जो सूरज है, शोन, चमकता है। होल एट इंटरवल्स, पूरे के पूरे आकार में। कब चमकता है, थोड़ी थोड़ी देर में। इंटरवल्स, अंतराल में। सूरज चमकता है पूरे आकार में, पर कब, अंतराल में चमकता है। देन हाफ देन अटर हिड, कभी तो आधा और कभी पूरा छुप जाता है। देन हाफ एंड अटर हिड, कहाँ छुप जाता है, बादलों के पीछे, देखिएगा आगे। देन हाफ देन अटर हिड, फिर क्या करता है सूरज, कभी आधा और कभी पूरा छुप जाता है। एज हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, जैसे तो वो इस धरती पर एक विकल्प हो लोगों के लिए। यानी कि चाहे तो अपनाए, चाहे तो ना अपनाए। परंतु सूरज वास्तव में ऐसा नहीं है, ऑप्शन नहीं है हमारे लिए। वी नीड सन, क्योंकि वो लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है।
जीवन की कंटिन्यूटी के लिए सूरज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोलता है कि एज इफ हिमसेल्फ वर ऑप्शनल, जैसे तो वो खुद ही एक ऑप्शन है, एक विकल्प है मनुष्य के लिए। जैसे कभी तो वो छुपता है और कभी क्या करता है, दिख जाता है, देन हाफ, कभी आधा छुपता है और कभी पूरा छुप जाता है। अटर हिड यानी पूरा छुप जाना। As if himself were optional and had a state of cloud, और सूरज क्या है, सूरज के पास बादल रूपी संपत्ति है। A state of clouds, सूरज के पास बादल रूपी संपत्ति है। A state of clouds sufficient to enfold him, वो बादल रूपी संपत्ति जो कि इतनी पर्याप्त है कि उसे अपने आवरण में ले ले। एनफोल्ड यानी आवरण में लेना, कवर। सफिशिएंट टू एनफोल्ड हिम, सूरज के पास बादल रूपी ऐसी संपत्ति है। कहने का मतलब ये है कि बादल आते हैं बार बार और सूरज को कभी आधा और कभी पूरा ढक लेते हैं। एक्सटर्नली फ्रॉम व्यू, बाह्य रूप से तो हमारी नजरों से छुपा देते हैं, एक्सटर्नली बाह्य रूप से। एक्सेप्ट इट वर अ whim ऑफ हिज, जैसे तो ये केवल मात्र उसकी सनक हो। whim यानी सनक, ऑफ हिज उसकी। एक्सेप्ट इट वर अ whim ऑफ हिज, जैसे तो ये केवल मात्र उसकी सनक हो, जिसके कारण वो बार बार बाहर आ जाता है। और बाहर आकर के क्या करता है, टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो, बगीचों को पनपाना जैसे तो उसकी सनक या जिद है। whim यानी सनक, जिद। बगीचों को पनपाना जैसे तो उसकी सनक या जिद है। टू लेट द ऑर्चार्ड्स ग्रो, ऑर्चार्ड यानी बगीचे, इसलिए क्या करता है, वो बार बार बाहर निकल आता है और बार बार बादल उसे कवर करते हैं। अ बर्ड सेट, फिर वो एक और दृश्य हमारे सामने क्रिएट करती है, बोलती है अ बर्ड सेट केयरलेस ऑन द फेंस, एक पक्षी बड़ी बेपरवाही से डोली पर, दीवार पर बैठा है। फेंस दो हिस्सों को बांटने के लिए, जो दो क्षेत्रों को बांटने के लिए बीच में दीवार खींची जाती है, ये कई बार तो मिट्टी, चूने, ईंट, पत्थर इनकी भी हो सकती है और कभी कभी तारों की भी बना दी जाती है। तो यहाँ पर उस फेंस से मतलब है जहां पर कि एक पक्षी बैठा हुआ है। वन गॉसिप्ड इन द लेन, और एक दूसरा पक्षी है जो कि कहाँ बैठा हुआ है, कहीं पर गली में बैठा हुआ है और चहचहा रहा है। गॉसिपिंग, पक्षी गॉसिपिंग कैसे करेगा, चहचहा करके। तो बोल रहा है एक पक्षी तो फेंस पर बैठा है और एक और पक्षी है जो कि कहाँ बैठा है, इन द लेन, गली में कहीं बैठा है और चहचहा रहा है। ऑन सिल्वर मैटर्स, कई आकर्षक चीजें हैं जिनके कारण वो आनंदित होकर के चहचहा रहा है। सिल्वर मैटर्स, आकर्षक चीजों को या आकर्षणों को बताया गया है, और सूरज की रोशनी का जो आकर्षण है उसे भी इंडिकेट किया गया है इस सिल्वर मैटर से। चार्म्ड स्नेक, और ये क्या करते हैं, इनके कारण एक सांप आकर्षित हो जाता है। चार्म्ड स्नेक। जस्ट वाइंडिंग राउंड अ स्टोन, केवल एक सीन क्रिएट किया है, एक स्नेक है जो कि वहीं से मुड़ करके निकल जाता है। वाइंडिंग राउंड, मुड़ करके निकल जाना, एक स्नेक उनकी ओर आकर्षित होता है और फिर मुड़ करके चला जाता है एक स्टोन के पास से। ब्राइट फ्लावर, फिर आकर्षक फूल है, ब्राइट फ्लावर। स्लिट अ कैलिक्स, जो कि कैलिक्स में से बाहर निकल रहे हैं। कैलिक्स जो कली होती है ना, उसके पीछे जो हरा सा हिस्सा होता है उससे है कि चमकीले फूल कैलिक्स में से बाहर निकल रहे हैं। स्लिट, खिसक करके बाहर आना। एंड सोर्ड, और सरसरा रहे हैं, हवा में सरसराना, सोर। अपॉन अ स्टेम, कहाँ सरसरा रहे हैं, एक टहनी पर हवा में सरसरा रहे हैं। लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स, जैसे तो छुपे हुए झंडे हों। लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स, हिंडर्ड छुपे हुए, जैसे तो छुपे हुए झंडे हों ऐसे लहरा रहे हैं। स्वीट होइस्टेड, जैसे झंडे हवा में लहराते हैं वैसे ही फहरा रहे हैं। विद स्पाइसेस इन द हेम, ऐसा लग रहा है जैसे तो उनके रस में पराग कण भी मिले हुए हैं। स्पाइसेस यानी कि फूलों पर जो पराग कण होते हैं,
स्पाइसेस का मीनिंग यहाँ पर क्या है, फूलों के परागकण, और हेम जो होता है वो फूलों के रस से यहाँ पर रेफर किया गया है। हेम फूलों का रस, एक्चुअल में हेमलॉक जो होती है शराब होती है, स्वर्ग में मिलने वाली शराब। तो बोल रहा है कि इन फूलों के जो स्पाइसेस हैं, परागकण हैं और रस है, वो क्या है, हेम है, हेमलॉक जैसे हैं। फिर आगे बोलती है, अब इतना सुंदर है पूरा का पूरा ट्रीज और गार्डन का वर्णन। इट वॉज मोर आई कैन नॉट मेंशन, इतना ज्यादा है आई कैन नॉट मेंशन, मेंशन करके आपको बता नहीं सकती। आई कैन नॉट मेंशन, एक्सप्रेस करना मुश्किल है, इतना खूबसूरत है सारा माहौल। आई कैन नॉट मेंशन। हाउ मीन टू दोज, अब वो लोग कितने निम्न होते हैं। हाउ मीन कितने निम्न होते हैं, टू दोज वो लोग, दैट सी वैन डाइक्स डेलिनिएशन, जो कि वैन डाइक के प्रस्तुतिकरण को देखते हैं। वैन डाइक एक चित्रकार थे जिन्होंने कि गर्मी के मौसम को चित्रित किया था अपनी पेंटिंग्स में। डेलिनिएशन यानी प्रस्तुतिकरण, चित्रण। तो वैन डाइक ने जिस तरीके से चित्रित किया है ना प्रकृति को, उस वर्णन को देख करके ही खुश हो जाते हैं तस्वीर में, वो लोग बड़े ही मूर्ख हैं। जबकि गार्डन तो आंखों के सामने पेड़ों की सुंदरता लिए बैठा है। ऑफ नेचर समर डे, प्रकृति में गर्मी के दिन का जो प्रस्तुतिकरण वैन डाइक ने दिया है बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, उस चित्रण को देख करके जो लोग खुश हो जाते हैं वो बड़े मीन हैं। क्योंकि प्रकृति का तो अपना ही आकर्षण होता है, और जब पेड़ों को हम साक्षात देख सकते हैं तो क्यों नहीं देख रहे, क्यों तस्वीरों से संतुष्ट हो रहे हैं। यहाँ पर पोइटेस अपनी पोयम को कंप्लीट करती है। एमिली डिकिंसन ने पोयम के अंदर ट्रीज और जो समर सीजन है उसका बहुत प्यारा चित्रण किया है। सारे कंपैरिजंस भी बहुत अच्छे हैं, जैसे कि पेड़ों को, ट्रीज को टेजल्स से कंपेयर किया गया है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है यहाँ पर। और इसी प्रकार से जो पक्षी हैं उनको सोल्ट्रीज ऑफ समर कहा गया है, जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनको सोल्ट्रीज ऑफ समर कहा गया है। तो यहाँ मेटाफोर है। इसके अलावा भी पूरी कविता में जगह जगह पर अलग अलग कंपेरिजन से दिए गए हैं, उनको भी ध्यान दीजिएगा। ब्राइट फ्लावर्स स्लिट अ कैलिक्स लाइक हिंडर्ड फ्लैग्स वाली लाइन में फूलों को कंपेयर किया गया है लहराते हुए झंडों से। यहाँ भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। एमिली डिकिंसन के बारे में एक बात शायद आप लोगों को बताना भूल गई। एमिली डिकिंसन वो पोइटेस थी जिनकी इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी सारी कविताओं को जला दिया जाए, कोई सी भी पब्लिश ना करवाई जाए। हालांकि उनकी मृत्यु के काफ़ी सालों बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एडिशन के तहत उनकी सारी कविताएं पब्लिश हुई थी। इसके अलावा भी आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो पोयम के मेरे नोट्स के अंदर कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।